नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं उपन्यासों में राग दरबारी उपन्यास। यह श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके हम पात्र, महत्वपूर्ण कथन, यह सब कुछ हम देखेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। श्रीलाल शुक्ल कृत यानी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी उपन्यास हिंदी साहित्य के अमर उपन्यासों में एक है। यह पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है, यानी राग दरबारी उपन्यास यहाँ व्यंग्य शैली में लिखा गया है, जिसमें हास्य का पूर्ण भी कई बारगी नजर आता है। यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। यानी खुलेआम शिक्षा पर व्यंग्य है, ईमानदारी, नैतिकता, न्याय, शिक्षा, इस पर व्यंग्य है। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को प्रकाशन के अगले वर्ष यानी 1968 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यह रचना आज भी प्रासंगिक बनी है, यानी आज भी यह उपन्यास जो है राग दरबारी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब हर काल में जीवित रहने वाला, हर काल में उपयुक्त लागू होने वाला। राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में लिखित उपन्यास है। यानी कुल कितने 35 अंश में उपन्यास है, 35 अंशों में या 35 भागों में, और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्र उत्तर भारत की शासन व्यवस्था, यानी लेखक जो है श्रीलाल शुक्ल शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्र उत्तर यानी स्वतंत्र मिलने के बाद की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोल कर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और हंसी और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उसकी तहों तक पहुंचा है। अब इस उपन्यास का कथासार देखते हैं। इस उपन्यास की कहानी किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द, यानी इस उपन्यास की कहानी जो है किन्हीं गिने चुने पात्रों के आसपास घूमती है। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और सबकी अपनी अहमियत है। गांव की राजनीति मुख्य तौर पर दो ध्रुव केंद्रों में केंद्रित है, एक वैद्य जी और दूसरा रामदीन, यानी एक वैद्य जी और दूसरा रामदीन। इन दोनों से यानी भीकम खेड़वी वैद्य जी बड़े चालाक है, यानी वैद्य जी जो है बड़े चालाक है, चतुर और कुटिल पात्र है। वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर गांव के कॉलेज और कोऑपरेटिव पर कब्जा जमाने बैठे। यानी वैद्य जी जो है वो कॉलेज का, गांव का जो कॉलेज है या कोऑपरेटिव है उस पर वह कब्जा जमाना चाहते थे। उनके दो पुत्र हैं, दोनों शैक्षिक मामलों में भद्देस, यानी वह शैक्षिक मामलों में यानी शिक्षा के माध्यम से बड़े ही वह कमज़ोर है। किसके? वैद्य जी के दो पुत्र। बड़ा बेटा पहलवानी करता है और छोटा रूपम कई सालों में 10वीं का छात्र है। यानी वैद्य जी का बड़ा बेटा जो है वो पहलवान की करता है, कुश्ती खेलता है, और छोटा बेटा जो है कई सालों से, छोटे बेटे का नाम क्या है? रूपम है, और कई सालों से 10वीं कक्षा में ही बैठा है तथा छात्रों के बीच नेता बन बैठा है। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है। यानी रंगनाथ कौन है? रंगनाथ यह वैद्य जी का भांजा है, जो शहर से पढ़कर मामा के गांव शिवपालगंज आता है। वह अपने किताबी आदर्श को लेकर गांव पहुंचता है। धीरे धीरे उसका सामना पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र, शैक्षिक तंत्र और सामाजिक तंत्र में व्याप्त बुराइयों से होता है। रंगनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप में बेईमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पक्ष को उकसाया भी, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हुई और उसने भी हार मान ली और गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसी प्रसंग में एक पात्र उनसे कहता है कि जाओगे कहाँ? हर जगह तो बेईमानी और
भ्रष्टाचार व्याप्ति, यानी जब रंगनाथ शिवपालगंज गांव छोड़कर जा रहा है तब एक पात्र कहता है कि जाओगे कहाँ, हर जगह पर बेईमानी और भ्रष्टाचार है। इस बात से लेखक ने यह संकेत किया है कि देश भर में न जाने कितने ऐसे शिवपालगंज भरे पड़े हैं। इस उपन्यास में राग दरबारी से अभिप्राय है वैद्य जी की बैठक, यानी राग दरबारी का मतलब क्या है, वैद्य जी की बैठक या दरबार। याद रखिए, राग दरबारी का मतलब क्या है, इस उपन्यास में अभिप्राय या अर्थ या मतलब क्या है, तो वह वैद्य जी की बैठक या दरबार। केवल उन्हीं का राग न होकर समूचे देश के सम्मुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजातंत्र में पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनावों में हथकंडे से लेकर गुटबंदी, तिकड़मबाजी, शोषण, उत्पीड़न चौतरफा व्याप्त है। अभी इस उपन्यास के हम पात्रों को देखते हैं। मुख्य पात्रों में हैं वैद्य जी, यह गांव की केंद्रीय सत्ता के प्रतीक है। यानी वैद्य जी कौन है, तो वैद्य जी गांव की केंद्रीय सत्ता के प्रतीक है, जो गांव की राजनीति के माइंड मास्टर है। यानी गांव के राजनीति के माइंड मास्टर कौन है, तो वैद्य जी हैं। अगला पात्र है बद्री पहलवान, वैद्य जी के बड़े बेटे, यानी वैद्य जी के बड़े बेटे का नाम क्या है, तो बद्री पहलवान शरीर को सुसंगठित बनाने का अभ्यास करने में व्यस्त तथा अपने आश्रय में रहने वालों को देखभाल करते थे। कौन, बद्री पहलवान। अगला पात्र ये बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है और रूपम छोटा बेटा है। वैद्य जी के छोटे बेटे और कई वर्षों से 10वीं कक्षा के छात्र थे और छात्र नेता भी, यानी वह रूपम जो है कई वर्षों से 10वीं कक्षा में ही वो फेल होता जा रहा है और छात्रों के वह नेता बने हैं। अगला पात्र है रंगनाथ, वैद्य जी के भांजे हैं, यानी रंगनाथ कौन है, तो वैद्य जी का भांजा है, याद रखिए। इसने यानी रंगनाथ ने इतिहास विषय में एमए करके लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आया है और अब रंगनाथ जो है यह इतिहास विषय पर पीएचडी कर रहा है। वह कहता है कि घास खोद रहा हूँ। छोटे पहलवान कौन है, तो बद्री पहलवान के शिष्य, यानी छोटे पहलवान कौन है, तो बद्री पहलवान के शिष्य हैं। गांव की राजनीति में सक्रियता रखने वाले, अपने पिता से बदतमीजी करने वाले, यानी छोटे पहलवान अपने पिता से बदतमीजी करते हैं। प्रिंसिपल साहब छगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य, यानी प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो वह किस कॉलेज के प्राचार्य है, कौन प्रिंसिपल, तो वह छगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य है। कॉलेज की साजिशें में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला पात्र है खन्ना मास्टर, छगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक, यानी छगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक या इतिहास के प्राध्यापक कौन है, तो खन्ना मास्टर है। मास्टर मोतीराम अगला पात्र, छगामल इंटर कॉलेज में अध्यापक, साथ ही आटा चक्की का काम करने वाले, यानी यह मास्टर मोतीराम जो है वह छगामल इंटर कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी करते हैं और साथ में चक्की भी, आटा पीसने की चक्की भी चलाते हैं। अगला पात्र है जोगनाथ स्थानीय गुंडा, हमेशा नशे में रहने वाला, यानी जोगनाथ कौन है, तो स्थानीय गुंडा है और हमेशा वह नशे में रहने वाला है। उसके बाद है शनिचर असली नाम मंगलदास, यानी शनिचर का असली नाम क्या है, मंगलदास है, याद रखिए। वैद्य जी का नौकर, यानी वैद्य जी का नौकर का नाम क्या है, मंगलदास है और वह शनिचर, मंगलदास का ही नाम शनिचर है और शनिचर जो है वह वैद्य जी का नौकर है। उपन्यास के अंत में प्रधान बनाया जाता है, यानी अंत में उपन्यास के गांव का प्रधान घोषित किया जाता है। लंगड़ भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार, यानी लंगड़ कौन है, तो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हुआ है लंगड़। बेला गया दिन की कुंवारी लड़की, यानी बेला कौन है, तो गया दिन की कुंवारी लड़की है जो कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है, यानी कुंवारी है फिर भी वैवाहिक जीवन का वह आनंद मजा ले रही है। अगला पात्र है रामादीन, भीकम खेड़वी अफीम का कारोबार, यानी रामादीन भीकम खेड़वी यह अफीम का कारोबार करता था, वैद्य जी का विरोधी है। कौन, भीकम खेड़वी जो है यह वैद्य जी का विरोधी है, याद रखिए। अन्य गौण पात्रों में है कालिका प्रसाद, कुशहर प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन, सर्वदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह, यह जो है यह अन्य पात्रों में आते हैं। अभी इस उपन्यास के बारे में कुछ विशेष बातें कहेंगे।
कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना। यानी ये राग दरबारी उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, कस्बाई जीवन को व्यंग्यपूर्ण, ये कस्बाई जीवन यानी कौन सा गांव है कस्बा, तो यह शिवपालगंज है। कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना। राग दरबारी में भाषा प्रयोग के विरुद्ध राग दरबारी उपन्यास में जो है भाषा प्रयोग के विविध रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ ग्रामीण पात्र वैद्य जी, रूपम, शनिचर, जोगनाथ आदि की भाषा गांव के परिवेश से है, वही शहर से आए रंगनाथ की भाषा बौद्धिकता है। यानी शहर से रंगनाथ आया हुआ है, तो रंगनाथ की भाषा कैसी है, बौद्धिक है, बौद्धिकता के आधार पर है। शराबी जुआरी की भी अपनी गवई भाषा है, यानी शराबी है, गवई है, इनकी भी अपनी शराबी भाषा है, गवई भाषा है। लोक जीवन के शब्द लक तक, लोक जीवन के शब्द कौन से हैं, लक तक, चकाचक, फंटूस, खडूस, तीखी बीड़ी, कल्लाना, लुल्हाना, कुकुरहाव, चिड़ीमार, चुरट, हड़काना आदि। यानी राग दरबारी उपन्यास में कौन कौन से गांव के शब्द आए हैं लोक जीवन के, तो याद रखिए, लकदक, चकाचक, फंटूस, खंडदूस, तीखी बीड़ी, कल्लाना, लुल्हाना, कुकुर हवा, चिड़ीमार, चुरेट, हकड़ाना, यह शब्द राग दरबारी उपन्यास में आए हुए हैं लोक जीवन के। अभी यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ या मुहावरे का प्रयोग हुआ है इस उपन्यास में, वह कौन से देखते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाया अलबत्ता, यह भी राग दरबारी उपन्यास में मुहावरा आया है। हर शाख पर उल्लू बैठा है, यानी हर शाख पर उल्लू बैठा है, यह एक आया है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यह लोकोक्ति है। आग खाएगा तो अंगार भागेगा, यह भी है। मुंह में राम बगल में छुरी, अंधों में काना राजा, हमारी ही पाली लोमड़ी, हमारे ही घर में हुआ, ये इसमें इस उपन्यास में आई हुई लोकोक्तियाँ हैं या मुहावरे हैं। अभी इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे, यानी वो रंगनाथ बैठकर आ रहा है वह ट्रक। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की, कहा उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाता है, ये ड्राइवर रंगनाथ से कहता है। अगला कथन है, कहाँ तो घास खोद रहा हो, यानी वह ड्राइवर कहता है रंगनाथ को कि तुम क्या करते हो, फिर वह रंगनाथ कहता है कि कहाँ तो घास खोद रहा हूँ। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया, यानी पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू है, यह रंगनाथ ड्राइवर से कहता है, यानी इस साल से रिसर्च शुरू है, पीएचडी प्रारंभ है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुल्मा मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। अगला कथन है, बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गाँवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालात में जहाँ है वहाँ से उसी हालात में वह 20 गाँवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है और अपराध न हुआ तो उसे करा सकता है। यानी अपराध हुआ है तो उसका पता भी लगा सकता है और अपराध न हुआ तो वह अपराध करा भी सकता है। आगे देखते हैं, देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी नहीं है, यानी देश में हमारे इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी नहीं है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि है, यानी
यह कथन पूछा जा सकता है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि है। यह राग दरबारी उपन्यास का कथन है। चीज़ को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं, यानी उस चीज़ को समझने से पहले उस पर मुग्ध होकर कविता लिखते हैं और बाद में वह समझते हैं कि वह चीज़ क्या है। अगला कथन देखते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुंह मारता है, यानी जहाँ पर 2 पैसे मिले वहाँ पर ही वो मुंह मारता है। ये मास्टर मोतीराम लड़कों से कहता है। मोतीराम किसका? ये चक्की चलाने वाला। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ। अमालवीय एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियाँ पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठ जाती है। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में से ले जाकर बैठा लो। अगला कथन है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका काम छीनकर उसे किसी आदमी का काम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता। यानी जाति के आधार पर कोई समझो जाति के आधार पर काम करते हैं तो वह काम उस जाति का छीनकर आदमी का काम बनाओ, यानी उसके योग्यता के अनुसार उसको काम करने दीजिए। ऐसा वह करने से जाति जो है नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा यह कथन कहता है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे आदमी का नाम बना दे, यानी जाति से उसका नाम छीनकर उसको आदमी का नाम बना दे। जैसे लोहार जो है, लोहार, सुतार, ऐसे जो है वहाँ जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद जो है वह दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी हम अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। अगला कथन देखते हैं। तब तक लंगर दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए यानी तब तक लंगर जो है दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसके वैद्य जी को प्रणाम किया, यानी मुर्गा बनकर, जैसे वो मुर्गी बनकर जैसे बच्चों को पनिशमेंट देते हैं स्कूल में, उसी प्रकार। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेव नहीं है तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। अगला कथन है। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है, यानी इस देश में लड़कियों का विवाह करना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे, बेचारा बड़ा खानदान है, यानी एक रिश्वत लेता है यानी दहेज लेता है और दूसरा कहता है कि क्या करे, बड़ा खानदान वाला है, कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए वह दहेज दे रहा है। लड़कियां ब्याहनी है, सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है, यानी सारी बदमाशियों का जो तोड़ है वह लड़कियों के ब्याह पर होता है। अगला कथन है। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक है, यानी किसान जो है गाय भैंस जिस प्रकार पालते हैं उसी प्रकार वह मच्छर पालने को भी उत्सुक है और उन्हें मारने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की ज़रूरत है, रोब के लिए अंग्रेज़ों की ज़रूरत है, यानी हृदय परिवर्तन करने के लिए रोब की ज़रूरत है और रोब दिखाने के लिए किसकी ज़रूरत है, अंग्रेज़ों की। छोटे पहलवान बोले, छोटे पहलवान का नाम क्या है तो रूपम है। छोटे पहलवान बोले, नहीं रूपम नहीं है, छोटे पहलवान बोले, जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नज़र आता है, यानी जिस किसी को दुम उठाकर देखो वो मादा ही नज़र आता है, यानी स्त्री ही नज़र आता है। गुटबंदी परमानुभूति की चरम दशा, गुटबंदी परमानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को
मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। अगला कथन है, हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहे यार। वेदांत हमारी परंपरा है, यानी वेदांत जो है वह हमारी परंपरा है। और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत में सीखा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। अगला कथन है, आप ब्राह्मण हैं यानी ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, ये चपरासी प्रिंसिपल से कहता है। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते, ये रूपम रंगनाथ से कहता है। जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बराबर होगा ही, ये गया दिन मालवीय से कहता है। अगला कथन है, नैतिकता का नाम मत लो, यानी नैतिकता का नाम लो। मास्टर साहब किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा, यानी नैतिकता का नाम न लो। यदि मास्टर साहब किसी ने सुन लिया तो वह चालान कर देगा कि नैतिकता पर बातें कर रहे हैं। वहाँ लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसकी ओर उंगली उठाकर माता दी ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यह चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तभी बड़ी बढ़िया दिखाई देती है। इस पर चढ़कर लेक्चर पटकार दिया जाता है, यह उसी का लिए है। अगला कथन है, संविधान एक कविता का नाम है, यानी ये महत्वपूर्ण है। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं। यानी ये लोग जो है नियमों के सहारे नहीं है, संविधान के सहारे नहीं है, तो धर्मों के सहारे रहते हैं। और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। अगला कथन है, गांधी जैसा कि कुछ लोगों की आज भी याद होगा, यानी गांधी जैसी कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे और उसके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम पर बहा दिया। यानी गांधी जी के जो सिद्धांत थे वह उनके अस्थि कलशों के साथ ही बहा दिए गया था। गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई गई जाएगी, यानी गांधी के जो सिद्धांत को दोहराया नहीं जाएगा, केवल गांधी की याद पर केवल और केवल पक्की इमारतें बनवाई जाएगी। अगला कथन है, चुनाव के चोचलों में कुछ नहीं रखा, यानी चुनाव के चोचलों में कुछ नहीं रखा। नया आदमी चुनो तो वह भी वही घटिया निकलता है, सब एक जैसे है। अगला कथन है, अपने देश का कानून बहुत पक्का है, यानी अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत, यानी जैसा आदमी है वैसी अदालत बन जाती है हमारे देश में। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कशिश। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। ये पढ़े लिखे लोगों की बीमारी है। देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं है। ये रूपम रंगनाथ से कहता है कि देखो दादा, ये तो पॉलिटिक्स है, यानी ये तो राजनीतिक है, ये तो राजनीति, इसमें बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ नहीं। अगला कथन है, अगर हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, यानी हम खुश रहे तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती। और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि बराबर खुश रहे, यानी गरीबी को मिटाने की असली योजना या नियोजन क्या है, तो बराबर खुश रहें। ये साली टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए, सड़े गले फल ही है, लोड़ों के पेंट में इन्हीं को भरते रहते हैं, कोई हजम करता है कोई क्या करता है, ये भाई प्रिंसिपल से कहता है। अगला कथन है,
एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है, यानी एक पुराना श्लोक है, उसमें भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, यानी सूर्य जो है दिशा के अधीन यानी पूर्व दिशा में होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है, यानी जिस दिशा से सूर्य उगाता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन पहरा नहीं करता, वह किधर निकल जाता है उधर उसका दौरा हो जाता है। अगला कथन है, प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द बालकों का मेला लगा हुआ है, यानी प्रत्येक महापुरुष जो है उसके इर्द गिर्द आसपास बालकों का मेला लगा हुआ है, भीड़ है। पुरुष सब महापुरुष बन जाता है, यानी पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने बालकों को सौंप देता है, यानी पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो उसकी जो भी इज्जत है वह उस इज्जत अपने बालक और बालकों को सौंप देता है। बालक उस इज्जत को खींचना शुरू कर देते हैं। अगला कथन है, इक्के वाला शनि जेल से कहता है, ये कथन याद रखिए। जब वैद्य जी ओट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है, हमें कौन ओट का आचार डालना है, ले जाइए वैद्य जी ले जाइए, यानी जब वैद्य जी ओट मांग रहे तो कौन उसको इनकार कर सकता है, ले जाइए ओट जी वैद्य जी ओट, ऐसा कहते हैं। ये इक्के वाला शनि जेल से कहता है। शिवपालगंज में सभी जानते थे कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है, यानी शिवपालगंज में सभी लोग जानते थे गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है, यानी गांव सभा अमीर हुई क्या, प्रधान अमीर हुआ क्या। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा ही लाभदायक और गुणकारी था। अगला कथन है, ये कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की ज़मीन तैयार करने के उद्देश्य में खोले जाते थे, यानी ये कॉलेज जो है शिक्षा की ये कॉलेज प्राय किसी स्थानिक जननायक यानी जो जन का नायक है, जन का उद्धार, लोगों का उद्धार करने शिक्षा प्रचार के लिए, यानी जो शिक्षा प्रचार के लिए खोलते हैं वो आगे चलकर वही लोकसभा हो विधानसभा हो उसके चुनावों की ज़मीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी हो कहीं भी पान खाने के इंतज़ाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने को जगह ढूंढ ले, यानी यह यहाँ पर कथन क्या है, वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी कौन है, जो कहीं पर भी पान खाने का इंतज़ाम करे और कहीं पर भी वो पेशाब करने की जगह ढूंढ ले, यही वास्तविक सच्चे हिंदुस्तानी की परिभाषा है। अगला कथन है, इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार कर लाई गई लड़की से करता है, कहा मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूँगा, यानी यह नौजवान गया दिन से कहता है, यानी इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह, यानी देश के सभी लगभग औसत नौजवानों की तरह प्रेम जो है कॉलेज के साथ पढ़ने वाली लड़की से किया और विवाह किसके साथ किया, जो पिता ने दहेज मांगकर लड़की के साथ विवाह कराया उसके साथ उस लड़की के साथ विवाह किया और कहा कि मैं क्या करूं, मेरे घर वालों ने उसको लाया है। अगला है, सोते को जगाया जा सकता है पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए, ये वैद्य जी गया दिन से कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, यानी जो सचमुच सोता है उसको जगाया जा सकता है, यानी जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाया जाए, क्योंकि वो सोया ही नहीं है तो ये तो नाटक कर रहा है, यह वैद्य जी गया दिन से कहता है। अगला कथन है, हमारे न्याय शास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, वही यह भी पढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वहाँ गंदगी होती है। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने जितने बस स्थानक दिखे हैं वहाँ गंदगी दिखी है। अगला कथन है, देखो लंगड़
तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक ही है कि तुम जनता हो और जनता आसानी से नहीं जीतती। ये रंगनाथ का कथन है। अगला कथन देखते हैं। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, यानी सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है। रूपम बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा, यह शिवपालगंज है। यहाँ यहाँ यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये रूपम रंगनाथ से कहता है। अगला कथन है उसके बाद। रूपम मुंह लटका कर बैठे हुए थे। वे भुनभुनाए, मुझे तो लगता है दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। ये रूपम रंगनाथ से कहता है, यानी सारे मोहल्ले में शिवपालगंज फैला हुआ, मतलब सभी तरफ जो है यहाँ भ्रष्टाचार, मारकाट, यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके आगे जिंदगीनामा उपन्यास प्रारंभ होता है। देखते हैं कितना है, छोटा है तो देखेंगे, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। जितना हो सके उतना आज खत्म करने का प्रयास करेंगे जिंदगीनामा उपन्यास। जिंदगीनामा उपन्यास कृष्णा सुप्ती द्वारा लिखित है। कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, यानी जिंदगीनामा उपन्यास क्या है, कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगीनामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेर पर खड़े मिलेंगे, यानी बादशाह, फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान ये एक साथ खेतों की मुंडेर पर खड़े मिलेंगे। किसमें, जिंदगीनामा उपन्यास में। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। अब यहाँ पर इसका कुछ कथा सार देखते हैं। जिंदगीनामा 1979 में, यानी 1979 में प्रकाशित है। किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है, यानी किसी एक समस्या के आधार किसी एक समस्या के आधार पर यह उपन्यास लिखा नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यानी एक गांव के समग्र जीवन को, फिर उसमें आर्थिक समस्या है, शोषण है, मजदूर है, सब कुछ है उसमें। स्त्री शोषण है, मजदूर का शोषण है, किसान है, सब कुछ है। ये समग्र जीवन का चित्रण है। वह गांव कौन सा है, डेरा जट्टा नामक गांव में 19वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को, यानी जिंदगीनामा उपन्यास में डेरा जट्टा नामक गांव का चित्रण है। इस गांव में 19वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी ड्योढ़ी पर बसे पंचनद के देश पंजाब की जिंदा दिली, झुंझारू रवैयों को चित्रित किया गया है, यानी पंजाब प्रांत का चित्रण, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणियों का डटकर मुकाबला किया। कृष्णा सोबती गांव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती है, यानी जो कम संसाधन है फिर भी सुखी जीवन जीता है, उसको वह उकेरने का प्रयास करती है बताने का। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य कसक इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं, ज़मीनें उनकी नहीं है, यानी जो लोग खेती करते हैं उनकी वह ज़मीनें नहीं है, उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकार को देना पड़ता है। यानी जो भी अपने खेत में फसल उगती है उस फसल का जो बड़ा सा जो हिस्सा है वह साहूकार को देना पड़ता है। कुछ करते नहीं है, सिर्फ ज़मीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा, यानी ज़मींदार कुछ नहीं करते, इसको वह फसल लगाने के लिए देते हैं और बड़ा सा हिस्सा लेते हैं ज़मींदार। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर जट्टों में लग रही आग की झलक उपन्यास में, यानी जो मालिकाना हक, जो ज़मींदार है मालिकाना हक ले रहे हैं और उससे जो है वह जट यानी किसान जो है ज़मीन जोतने वाले जो है उसमें एक
आग दिखाई देती है, झलक यानी एक विद्रोह दिखाई देता है, यंत्र तंत्र दिखाई देता है, सूदखोरी चंगुल में फंसे गरीबों की बेबसी दिखाई देती है। यानी सूदखोरी है, सूदखोरी के चंगुल में फंसे गरीब है और उस गरीबों की बेबसी दिखाई देती है। गरीब साहूकार की खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं। यानी गरीब जो लोग हैं वह साहूकार से खेती करने के लिए या विवाह के लिए या बीमारी में इलाज करने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं और वे तो सबका ब्याज चुकाते हैं। यानी वह सबका ब्याज चुकाते हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं। यानी वह पैसे लिए हैं, उनके वह ब्याज चुकाते हैं, बच्चे भी वह ब्याज चुकाते हैं और उनके पोते भी ब्याज ही चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। यानी जो मूल धन जो है, धनराशि वह नहीं चुक पाती, ब्याज ही चुकाते हैं। कौन? पिता, बेटा, पोते, ये सब कुछ। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रित में रखने के लिए सूदखोरी साहूकार का हथियार नजर आता है। कहीं कहीं विद्रोही उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे जाता है। यानी कहीं कहीं पर कुछ लोग विद्रोह करते हैं तो कुछ उनको समझा कर ये करके ढील देता है, यानी कुछ वातावरण जो है थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। गाँव में छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए यह लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। पंजाबी प्रांत जो है जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझते रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में नौजवानों को सेना में भर्ती करते हैं। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तब गांव के जो मुखिया है वह बड़ी संख्या में यानी ज़्यादा संख्या में नौजवानों को सेना में भर्ती करते थे। कुछ जवान तो जोश में और कुछ मुरब्बे के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफ़ी लचीलापन नजर आता है। ऐसे विवाह में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह एक त्योहारों में लोगों की सामूहिकता एवं संयोग भावना बड़े प्रखर रूप में दिखाई पड़ती है। जिंदगीनामा उपन्यास में पंजाब के, ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ का हम पढ़ रहे हैं वह। जिंदगीनामा उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा नामक गांव के 19वीं सदी के शुरुआती 20 वर्षों की कथा कही गई है। याद रखिए, जिंदगीनामा उपन्यास में जो पंजाब प्रांत में एक गांव है उसका नाम क्या है? डेरा जट्टा। इस गांव के 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 20 वर्षों की कथा की गई है। छोटे छोटे चित्र बिंबों द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र न होकर पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। यानी इस उपन्यास में कोई प्रमुख पात्र या प्रमुख नायक नहीं है। जिंदगीनामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ। यानी जिंदगीनामा उपन्यास पर कृष्णा सोबती को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1980 में। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुई हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुई हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किस उपन्यास में हुआ है? तो जिंदगीनामा उपन्यास में। याद रखिए, झट से ऐसे अवसर पर ऐसा प्रश्न पूछा जाए और झट से आपके विकल्प में यदि तमस हो तो तमस ही लगा देते हैं। उपन्यास में अजित सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र प्राप्त होता है। जमीन को लेकर जट्टों के आक्रोश के संकेत भी मिलते हैं। अभी इस उपन्यास के हम पात्र देखते हैं। पात्रों में देखते हैं मुख्यतः शाहजी डेरा जट्टा गांव के साहूकार है। यानी डेरा जट्टा नामक गांव के साहूकार कौन है? शाहजी हैं। पुलिस वकीलों एवं आदि अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है और अवसर आने पर सबकी रक्षा करते हैं। साहूकारी में कुछ ढील बरतते हैं और ज़मीनों के मालिकाना हक के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधते हैं। कहीं विद्रोही की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर, यानी कोई जो है पैसे लिया है और वो विद्रोह करने वाला है, विरोध करने वाला है, तो उसको कुछ छूट दी जाती है, कुछ दिनों के लिए उसको छूट दी जाती है। कहीं विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण बना रहता है। शाहजी के मन में अराबिया को लेकर प्रेम स्फुरन होता है। यानी शाहजी किसकी तरफ आकर्षित है? तो राबिया की तरफ आकर्षित है। शाह ने
शाहनी उदार मना साहूकारनी यानी शाहजी की पत्नी का नाम क्या है? शाहनी है और ये उदार मन की है। काफ़ी दिनों तक इसको संतान नहीं होती यानी काफ़ी दिनों तक शाहनी को संतान नहीं होती, निसंतान है। बाबा फरीद के डेरे पर यह मन्नत मांगनी जाती है यानी बाबा फरीद के डेरे पर वह मन्नत मांगने जाती है। तत्पश्चात उनको यानी वह बाबा फरीद के डेरे पर मन्नत मांगनी जाती है और फिर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है यानी एक बेटा होता है। अगला पात्र है लाली शाह। लाली शाह शाहजी का पुत्र है यानी लाली शाह कौन है? शाहजी का पुत्र है। लाली शाह शाहजी का इकलौता पुत्र है। उसे परंपरागत मदरसों में पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है यानी वह शाहजी का पुत्र है कौन? लाला जी, लाली शाह। और वह परंपरागत स्कूल में मदरसे में न पढ़ाकर उसको अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है। अगला पात्र है काशी शाह। शाहजी के छोटे भाई यानी काशी शाह कौन है? तो शाहजी के छोटे भाई हैं। काशी शाह संत स्वभाव के व्यक्ति है। वे साहूकार को अपने लिए जंजाल मानते हैं यानी काशी शाह कौन है? शाहजी का छोटा भाई है और वह जो साहूकारी है उस साहूकारी को अपने लिए जंजाल मानते हैं। शाहजी उनको अक्सर चेताने रखते हैं कि उनका संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं यानी संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि संत स्वभाव है, शांत रहता है, मददगार रहता है। कोई मांगने आया और दे दिया पूरा तो क्या उनकी साहूकारी का सब कुछ पैसा चला जाएगा। इसलिए वह शाहजी जो है काशी शाह को तुम्हारा संत स्वभाव या संत जो है संत स्वभाव साहूकारी के लिए अच्छा नहीं कहते हैं। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार है यानी काशी शाह किसके जानकार है? तो वह आयुर्वेद के हैं और यदा कदा जनता को मुफ्त में अपनी विद्या का लाभ कराते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटने में इनकी बात सर्वस्वीकृति होती है यानी ये साधु होने के कारण, संत होने के कारण या झगड़ा है, कोई पंचायत है उसमें झगड़ा निपटाने के कारण जो यह बताते हैं सबको वह स्वीकृत होता है। अगला पात्र है बिंद्रा देवी काशी शाह की पत्नी यानी बिंद्रा देवी कौन है? तो काशी शाह की पत्नी है। बिंद्रा देवी हंसमुख किंतु पतिव्रता पत्नी है यानी पतिव्रता है। वह शाहनी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली का कार्य संचालन करती है यानी वह बिंद्रा देवी जो है काशी शाह की पत्नी है। काशी शाह जो है साधु स्वभाव का आदमी है, साधु ठहरा हुआ तो वह शाहनी के साथ प्रेम पूर्वक रहती है और हवेली का जो भी कार्य संचालन है वह करती है। उनकी खटपट न होने से हवेली का वातावरण पूर्ण संयोगी दिखाई पड़ता है। अगला पात्र है गुरुदास और केशवलाल। अगला पात्र कौन है? गुरुदास और केशवलाल काशी शाह के पुत्र हैं यानी काशी शाह के पुत्रों का नाम क्या है? साधु स्वभाव के काशी शाह हैं। उनके पुत्रों का नाम क्या है? गुरुदास और केशवलाल। यह काशी शाह के दो पुत्र हैं। निक्की बेबे और लाला बड्डे, ये इम्पोर्टेंट है। निक्की बेबे और लाला वड्डे कौन है? लाला वड्डे एक निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग है यानी लाला वड्डे और निक्की बेबे कौन है? तो गांव के वह बुजुर्ग है जिनको सारा गांव आदर देता है और वे भी सारे गांव को प्रेम करते हैं। लाला वड्डे गांव के बच्चों को रात में कथा सुनाते हैं यानी जिंदगी नाम उपन्यास में रात को बच्चों को कथा सुनाने वाले पात्रों का नाम क्या है? तो लाला वड्डे है, याद रखिए। जिसके ज़रिए वे बच्चों को पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की शिक्षा देते हैं। निक्की बेबे गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती है यानी निक्की बेबे कौन है? तो निक्की बेबे यह एक महिला है और गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती है और उनको कुछ न कुछ खाने की चीज़ें देती रहती है। अगला पात्र है चनमल और भागमल। अगला पात्र कौन है? चनमल और भागमल। यह लाला वड्डे के पुत्र है। लाला वड्डे के पुत्रों का नाम क्या है? चनमल और भागमल। निक्का चनमल का पुत्र है। निक्का किसका पुत्र है? तो निक्का चनमल का पुत्र है, याद रखिए। यानी ये किसका? तो लाला वड्डे का यह पोता हुआ, याद रखिए। चाची महरी कौन है? शाहनी की साहिका और हवेली की बुजुर्ग यानी शाहनी की साहिका है और हवेली की बुजुर्ग है। कौन? चाची महरी के पहले पति दीदार सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका गणपत शाह से दिल लग जाता है यानी चाची महरी के पहले पति का नाम क्या है? तो दीदार सिंह है। फिर दीदार सिंह की मृत्यु हो जाती है और वह जो भी किसकी तरफ आकर्षित होती है?
गणपत शाह की तरफ वह आकर्षित होती है, दिल लग जाता है। वह उसके साथ भाग जाती है, किंतु मामला अदालत में जाता है। यानी वो उसके साथ इसके साथ भाग जाती है, चाची महरी तो गणपत शाह के साथ भाग जाती है, लेकिन मामला जो है अदालत जाता है। वहाँ वह गणपत शाह का पक्ष लेती है और उसके साथ रहने लगती है, किंतु इसकी कोई संतान नहीं होती। वह अपने देवर साहिब सिंह को बहुत स्नेह करती है। उसके बाद अगला पात्र है, एक मिनट, दीदार सिंह। दीदार सिंह कौन है? तो चाची महरी का पहला पति है। गणपत शाह चाची महरी का दूसरा पति है। साहिब सिंह दीदार सिंह का भाई और चाची महरी का देवर। यानी साहिब सिंह कौन है? तो दीदार सिंह का भाई है। जो दीदार सिंह चाची महरी का पहला पति है, उसका भाई है, और वह चाची महरी का देवर भी है। संतो कौन है? तो साहिब सिंह की पत्नी। यानी संतो कौन है? तो साहिब सिंह की पत्नी है, याद रखिए, जो कि चाची महरी का देवर है। वह बसंतो साहिब सिंह की बेटी। यानी बसंतो कौन है? तो साहिब सिंह की बेटी है, यानी चाची महरी की भतीजी। अगला पात्र देते हैं मलकियत सिंह। मलकियत सिंह दीदार सिंह का बड़ा बेटा है। कुदरत कौर कौन है? मलकियत सिंह की पत्नी। यानी मलकियत सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो कुदरत कौर है। राबिया शाहजी पर आसक्त। यानी शाहजी पर आसक्त कौन है? तो राबिया है, याद रखिए। अभी राबिया के बारे में कुछ पढ़ते हैं। राबिया आलिया की पुत्री एवं फतेह की बहन है। यानी राबिया किसकी पुत्री है? आलिया की पुत्री है, और वह फतेह की बहन है। राबिया तुक जोड़ती है। यानी राबिया तुक जोड़ती है, मतलब कविता लिखती है, अर्थात कविता बनाती है। वह काफ़ी होशियार एवं कुशल है। हवेली के काम धाम में हाथ बढ़ाती है। जब उनके विवाह की बात उठती है तो वह किसी अन्य से विवाह इनकार करती है। यानी उसके विवाह की बात चलती है तो वो विवाह करने से इनकार कर देती है और शाहजी से अपना प्रेम व्यक्त करती है। अगला पात्र है फतेहा, राबिया की बहन। यानी फतेह कौन है? तो राबिया की बहन है। फतेह आलिया की बड़ी पुत्री है। फतेह जो है यहाँ आलिया की बड़ी पुत्री है, याद रखिए। वह एक दिन गायब हो जाती है। यानी आलिया जो है, फतेह जो है, एक दिन गायब हो जाती है और शाह बधू एवं आलिया को नदी किनारे शेरे के संग केली करते हुए पाई जाती है। यानी फिर फतेह जो है एक दिन गायब हो जाती है और फिर एक दिन आलिया शाह बधू, यानी शाहजी और आलिया नदी किनारे मिलते हैं, तब उसको वह पकड़ लेती है। तत्पश्चात उसका विवाह शेरे से कर दिया जाता है एवं दोनों प्रेम पूर्वक रहती है। कौन? फतेह और अगला पात्र है शेहरी। शेहरी कौन है? फतेह का पति। सलामत अली थानेदार। यानी सलामत अली कौन है? थानेदार है, याद रखिए। उसके बाद है मेहर अली, जमीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित युवा। यानी जमीन पर जो साहूकार का अधिकार है उसके विरुद्ध आक्रोश करने वाला, विरोध करने वाला, उस पात्र का नाम क्या है? मेहर अली है। मेहर अली के जरिए जट्टों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोश की दबी चिंगारी दिखाई पड़ती है। उसके बाद है करम बीबी। करम बीबी कौन है? करम बीबी और बरखुरदार। करम बीबी और बरखुरदार दादी पोता है। यानी ये दादी पोता है। करम बीबी और बरखुरदार ये दादी पोता है। अगला पात्र है शीरी। शीरी बरखुरदार की पत्नी। यानी बरखुरदार की पत्नी कौन है? शीरी है। करम बीबी का पोता बरखुरदार जेल से लौट कर आया है। वह शीरी को सर्वगुण संपन्न पाकर उससे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करती है। कौन करती है? करम बीबी। शीरी के मन में भी बरखुरदार को लेकर आसक्ति होने से शांतिपूर्वक यह विवाह हो जाता है। उसके बाद अगला पात्र है हवेली के सहायक। हवेली के सहायक कौन है? चन्ना, नवाब खां, करतारो, माँ बीबी, मोहम्मद दिलबाग, हुसैन नाइन, बाबू मीरासन। यानी हवेली के सहायकों के नाम है, याद रखिए, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में।
फिर से पढ़ता है चन्ना, नवाब खां करता रहो, माँ बीबी, मोहम्मद दिन, दिलबाग, हुसैना आइन, बाबो मीरासन। यह किसके नाम है? तो यह हवेली के जो सहायक है उसके नाम है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उसके बाद गौण पात्रों में देखते हैं। मौली साहब चौधरी फतेह अली, सिकंदर बड़े चौधरी मौलादाद, करमदीन, मौलवी कुर्बान अली, नजीब, जहादाद खां, साहिब खां, फौज दोस्त, मौलादाद, रमजान नाई, करमई लाही, मैया सिंह, गुरदीत सिंह, पटवारी ढोलक कमल, लंबरदार, गुरजारी वाली, दीवान राघु, इल्मदीन, नजीबे, तारे शाह, बरकती, तुफेल सिंह, मिठचंद, रूपचंद, जम्मू सियासत के सैनिक, लाह बीबी, गंडा सिंह, पेंशन प्राप्त, यानी गंडा सिंह कौन है? उसको पेंशन प्राप्त होती है, फौजी है, फौज से रिटायर हुआ है। लोड़े खां, कमाल, साइद दीती, जमालो, सिकंदर अलिया, ये राबिया का बाप है। सिकंदर अलिया कौन है? नहीं, अलिया कौन है? तो राबिया का बाप है, पिता है। अब इसके हम प्रमुख उदाहरण की ओर भी बढ़ते हैं। उपयुक्त पात्र प्रत्येक शाम को हवेली पर इकट्ठे होते हैं, यानी ये सभी पात्र जो है शाम के समय पर हवेली में इकट्ठे होते हैं और देर रात तक गप्पे मारते हैं, जिसमें खालिस गप्पा के अलावा पंजाब की तत्कालीन स्थिति, राजनीति, इतिहास एवं संस्कृति पर भी चर्चा होती थी। आगे देखते हैं। या भी इस जिंदगीनामा उपन्यास में आए हुए बच्चों के नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। मिट्टी मेहरबान, चन्नी छन्नी, निक्की घोलू, मोहरे, सुतरे, चौखे, शानो, कालू, जगतार, दीपो और भोलू। ये इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों के नाम पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि नए नए प्रश्न हर साल बनाने के प्रयास में ये प्रश्न नया हो सकता है। जिंदगीनामा उपन्यास में आए हुए बच्चों के नाम पहचानिए। मिट्टी मेहरबान, चन्नी छन्नी, निक्की घोलू, मोहरे, सुतरे, चौखे, शानो, कालू, जगतार, दीपो और भोलू। यह जिंदगीनामा उपन्यास में आए हुए बच्चों के नाम है, याद रखिए। आगे देखते हैं प्रमुख उदाहरण। यह एक ऐसा इतिहास है, यानी यह ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। आगे बढ़ते हैं। इस उपन्यास की शुरुआत कविता से होती है, यानी जो जिंदगीनामा उपन्यास है, इस उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है? कविता से होती है, गीत से नहीं। इन कविताओं के माध्यम से इस उपन्यास की संवेदना की मुकम्मल तस्वीर उभरती है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है, यानी जो भी कार्य है, रास्ते कारगर न हो, यानी जुल्म के विरुद्ध, तब तलवार उठाना जायज़ है, यानी ठीक है। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है, इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है, वह नहीं है जो हुकूमतों की। ये यहाँ पर कविता ही है। तख्तगाहों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की, यानी वो कविता है उपन्यास की प्रारंभिक की, भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जो जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल पढ़ते चलेंगे। गलबहियों सी उमड़ती मचलती, दूध भरी छतियों सी चनाब और झेलम की धरती, यानी कौन कौन सी? चनाब और झेलम की धरती। दूध भरी छतियों से, यानी दूध भरी मतलब खेत खलियानों से, जहाँ का हर
मेहनतकश बादशाह अपने सिर के साफे को अपना ताज समझ संभालता रहा और अपने खेतों को अपना रिज़्क समझ सत्कारता रहा। ऐसे भागी भरे भरे पूरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगे घिर आई। देखते देखते लाखों कदमों के हुक्म उठ चढ़ाए। चढ़ाइयाँ बहुत बार हुई, बहुत बार हमलावरों से सामने, बहुत बार राजपाट बदले, पर चौड़े सीने वाले ने, कड़े जिगरे वालों ने कभी हौसले नहीं गंवाए। यानी बहुत से लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन जो चौड़े सीने वालों ने, ताकत वालों ने उसका विरोध किया। मरने और मारने से खौफ नहीं खाए, पर आज यानी मरने मारने से वो पीछे नहीं हटे। क्या पर आज क्या क्या सुरमाओं के सिक्क बदल गए। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से और हम सबकी माँ से। इसकी मिट्टी मिट्टी ओट ले छाँ से, इसकी दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। जिसने हाड़ मास के इंसानों में मेहनत करने और जिंदगी को जी भर प्यार करने की ललक जगाई थी, लो लगाई थी। अलविदा आबों के आब को, पंज दरियाओं के पंजाब को, झेलम और चनाब को। अलविदा अपने पुरखों की याद को। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्जों को, पीड़ा को। हम यहाँ नहीं होंगे फिर कभी नहीं होंगे नहीं। ये उपन्यास के प्रारंभ में लिखी हुई कविता है। हर बंदा अपने पिता का अवतार है। याद रखो, अवतार वो है जिसके दो हाथ है, यानी अवतार वो है जिसके दो हाथ है। अवतार वो है जिसके दो पाँव हैं। अवतार वो है जिसका मुंह माता है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वो है जो धरती हल से जोत कर पानी से सींचता है। यानी अवतार क्या है? जो धरती को जोत कर हल से धरती जोतता है और पानी से सिंचाई करता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। ये लाला जी कथावाचक है, कह रहे हैं। फिर यहाँ पर पंक्ति है, बच्चों जुग चार होते हैं, सोता हुआ कलयुग, छोड़ता हुआ द्वापर, खड़ा हुआ है त्रेता और चलता हुआ सतयुग। पुत्र जी जुग समय के चक्कों पर चलते हैं। गाड़ी में शिल्प यात्रा होती है, सफ़र होता है, भला किसी ने देखी है गड्डी। याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोग परलोक ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। यानी सूरज क्या है? सूरज जो है, याद रखो, सूरज सारी दुनिया यानी सभी दुनिया, सभी परलोक में सबसे बड़ा है। वह सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज है। यानी जिंदगीनामा उपन्यास में ब्रह्मांड का सरताज किसको कहा गया है? तो सूरज को कहा गया है, याद रखिए। रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन त्रिजन कैसा। यानी रुई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन त्रिजन कैसा। कुदरते खुदावली का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े बड़े मोजज़े दिखाए। आसमानों को कैसा बुलंद और बाआब बनाया। सूरज के जरिए रात और दिन की तारीकी और रोशनी का इंतज़ाम किया। सतह ज़मीन को बिछाकर इस पर पहाड़ कायम किए। आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन में सब्ज़ा उगाया। सतह ज़मीन की अगर एक वजही फर्श से मिसाल दी जाए तो इस पर पहाड़ों को ऐसा समझाया जाएगा कि गोया फर्श को अपनी जगह रखने के लिए मेखें गाड़ दी हो। आसमानों की हकीकत खूबी उलझ जाए, मगर उसके वजूद और उसकी मजबूती में किसी को शक नहीं। आसमानों की हर एक चीज़ अपनी मुकर्रा जगह के अंदर निहायत मजबूती से कायम है। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। पुलिस का काम क्या है? रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान
बादशाहतें बदली, हुकूमतें बदली, पर मुंडों ने बदली मुल्कों की खलकते क्यों चौधरी जी। उसके बाद का कथन देखते हैं। फतेह अली जी भी पीछे न रहे, यानी फतेह अली भी पीछे नहीं रही, वह भी आ रहे। बराबर जी खलकते तो मुल्कों की शहंशाहों के कोहिनूरी ताजों से भी बड़ी हुई ना। सोचने की बात है, शहंशाह ताज पहन के तख्त पर बैठ जाए, यानी शहंशाह जो है वह ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए हुकूमत करने को, और सामने रियाए खलकत न हो जाए, यानी हुकूमत करने के लिए हो जाए। नीरा स्वांग ही हो गया मिराजी का। अगला देखते हैं कथन। गंडा सिंह अनसुनी कर आगे बढ़ गए, यानी गंडा सिंह सब कुछ अनसुना किया और आगे बढ़ गया। अखबार वह कहती है, ओए सरकार से भी बड़ी हो गई है ये बकबकोनियाँ कुत्ते खानियाँ। अखबारे हुकूमत के सिर चढ़ बैठा स्याही चूस छापा खाना। ये कौन कहता है? ये गंडा सिंह कह रहा है। आगे देखते हैं। शाहजी बोलते हैं, चौधरी जी मालिया उगराहे के लिए खालसा सरकार फसलों पर बोली लगवाती थी। पक्की फसलें खड़ी है खेतों में और सरकार ने बोली लगवा कर नीलाम करवा दी, यानी फसलें काटी भी नहीं है, पकी हुई है, खेत में ही खड़ी है, फिर भी सरकार उस पर बोली लगाती है, नीलाव लगाती है। जो सबसे ऊंची बोली दे वह मामला इकट्ठा कर सरकारी खजाने पहुंचा दे। राज के लिए हिसाब किताब जीवियों फसलों का भी वही रख, बोली से उगराही ज़्यादा हो गई सो अपनी। काशी शाह इम्तनान से चारपाई पर बैठा है, यानी काशी शाह जो है इम्तनान से काफ़ी आराम से चारपाई पर बैठ गए हैं, और लाली ने दोनों हाथ सीधे रख राबिया की ओर देखा और शुरू कर लिया। रियाया जड़ है और बादशाह तख्त। जब नौशरवा का आखिरी वक्त आया तब उसने अपने बेटे ये नाम क्या है, बेटा दिल से फकीरों दरवेशों की हिफाजत कर, यानी किसने? नौशरवा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा दिल से तू गरीब, दिल से फकीरों और दरवेशों की हिफाजत कर, अपने आराम को फिक्र न रख, यानी अपने आराम के बारे में मत सोच, जो फकीर है गरीब है उसकी तू हिफाजत कर। कोई भी अक्लमंद यह पसंद न करेगा, यानी कोई भी जिसके पास अक्ल है, पैसा है, वह गरीबों की या मजदूरों की, फकीरों की सेवा करना या हिफाजत करना अच्छा नहीं समझेगा। चरवाहा बड़ा सोता हो और भेड़िया उसके गोल में रहे, यानी चरवाहा जो है भेड़ियों को चराने वाला वह सोता रहे और भेड़िया जो है उसके गोल घूमे। होशियारी से दरवेश मोहताजों का ख्याल रख, यानी वह कहता है कि होशियारी से दरवेशों का ख्याल रख, इसलिए कि रियाज की बदौलत ही बादशाह ताजदार होता है। जो रियाजत है, जो रिया यानी जो जनता है उसके वजह से ही वह बादशाह होता है। रियाज जड़ की तरह है और बादशाह तख्त की तरह, और तख्त जड़ से ही मजबूत होता है, यानी तख्त का मतलब जड़ से ही जो सिंहासन है वह। ऐसे मेरे प्यारे बेटे यहाँ तक बन सके, जहाँ तक बन सके रियाय का दिल मत दुखा, यानी जो प्रजा है उसका दिल मत दुखा, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खोदेगा, यानी तू ऐसा उसका दिल दुखाएगा तो वह अपनी जड़ तू खुद खोदेगा। बेटा अगर तुझे नेक राह की ज़रूरत है तो तेरे सामने फकीरों परहेजगारों का रास्ता खुला पड़ा है, यानी तुझे सच में नेक राह पर, सच्चे रास्ते पर यदि चलना है तो तेरे सामने फकीरों परहेजदारों, यानी जिसको ज़रूरत है या गरीब है, मजदूर है, उनकी सेवा करना, तेरे सामने यह रास्ता खुला है। जिसे यह खौफ है कि तो वह खुद तकलीफ न उठाए, उसे भला दूसरों का नुकसान क्यों पसंद आएगा, और अगर उसकी तबीयत में वह आदत नहीं है तो उसके मुल्क में अमन चैन की बू नहीं है। अगर तू कानून कायदे से मजबूत है, यानी तू सब कुछ जो भी कानून कायदा है उसे तू मजबूत है तो खुशी इख्तियार कर,
और अगर तन्हा है, पाक साफ है, यानी पाक साफ का मतलब पवित्र है, तो अपना रास्ता ले। उस मुल्क में खुशहाली की उम्मीद न रख जिसमें बादशाह रियाए एक दूसरे से नाराज है। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल गुलजार करता है, यानी जो लोगों के दिल में खुशियाँ उत्पन्न करता है वही मुल्क को आबाद देखता है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, यह पूछा जा सकता है। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल गुलजार रखता है। जुल्म से खराबी बदनामी होती है, यानी जो जुल्म करने से खराबी होती है, बदनामी होती है। जुल्म के ज़रिए रियाए को तबाह करना ठीक नहीं है, इसलिए कि वही हुकूमत को पनाह देने वाली है। तो यहाँ पर जो है हमने जिंदगीनामा उपन्यास और उसके बाद जिंदगीनामा उपन्यास और राग दरबारी उपन्यास, यह दो उपन्यासों के हमने पात्र, कथन, यह सब कुछ आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से देखे हैं। अगला उपन्यास हमारा है आपका बंटी। यह उपन्यास हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए, आपका कमेंट भी हमारा हौसला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।